Hello friends, now I am CMA तरुण सिंघल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर इनकम इन इनकम टैक्स। तो बेसिकली सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। बेसिकली दिस इज एन इंडियन एग्रीकल्चर इनकम। अगर इंडिया में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से इनकम जनरेट करते हैं तो बेसिकली अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन के.एम. राज कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिया जिसमें अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम अर्न करता है तो उसमें कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हमें उसका इनकम टैक्स फाइंड आउट करना पड़ता है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी इनकम्स को हम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में लेंगे, कौन कौन सी इनकम हमारी कवर होगी अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A डिफाइन विच इनकम इज कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम मीन्स नंबर 1 रेंट और रेवेन्यू। जो भी आपको रेंट या कोई रेवेन्यू इनकम जनरेट हुआ, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, जमीन से हुआ, और विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। द लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। इनकम, और ये लैंड का पर्पस क्या था, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज और सेल। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज ऑफ सेल। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय अ कल्टिवेटर और रिसीव्ड ऑफ रेंट इन काइंड to render the produce raised by the cultivator or received by the receiver of rent in kind fit to be taken to market by a cultivator। इसमें बेसिकली अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एनी रेंट और रेवेन्यू, जैसे हम ऊपर डिस्कस किया था, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। उस लैंड को हमने यूज किया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और तीसरी बात, लैंड सिचुएटेड कहां था, इंडिया में। तो इसको और डिटेल में देखते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज और सेल। और जो इनकम है उसका पर्पस क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। लैंड की जो इनकम है वो कौन सी होनी चाहिए, by using agriculture, the performance of any process ordinarily employed by a cultivator। माने कोई भी ऐसा प्रोसेस आपने किया जो कौन कर रहा है, प्रोसेस इज मेड बाय, प्रोसेस इज एम्प्लॉयड बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। चाहे आपको रेंट मिले या आपने खुद ही प्रोसेस किया है, टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड बाय द कल्टिवेटर और रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड फिट टू बी टेकन टू मार्केट। माने प्रोडक्ट को लैंड से मार्केट में ले जाने लायक बनाने तक। यहां मेन जो वर्ड है वो क्या है, फिट टू बी टेकन टू मार्केट। माने जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में ले जाने लायक बनाया जा रहा है, तो फिट टू बी टेकन टू मार्केट। तो हमने चाहे खुद खेतीबाड़ी की हो या किसी को रेंट पे दिया हो, agriculture, the performance of any process ordinarily employed by a cultivator himself or receiver of rent in kind to render the produce raised by the cultivator। cultivator ने खुद produce raise किया, माने खुद खेतीबाड़ी की, और received by the receiver of rent in kind, या रेंट के रूप में मिल रहा है produce, जो कि क्या है, fit to be taken to market। जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेके जा सकते हैं by a cultivator himself or receiver of rent in kind।
तो आपने खुद उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज किया या किसी को रेंट पर दिया और उस लैंड पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया जा रहा है, तो वो जो इनकम है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगी। तो ये दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात, रेंट और रेवेन्यू। रेंट भी मिल सकता है आपको या रेवेन्यू खुद आपने इनकम जनरेट किया। डिराइव फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस which is situated in India. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। और इनकम कहां से हो रहा है? वो एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज से। नंबर 3, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू ऑफ एनी सच लैंड और ऑक्युपाइड बाय द कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, जो ऊपर डिस्कस किया हमने, of any land which is respect to which or the produce of which any process mentioned in the previous paragraph is carried on. Income from farm building, माने any income derived from any building owned and occupied by the receiver of the rent, माने उस बिल्डिंग को हम यूज कर रहे हैं, जो भी हमने प्रोड्यूस किया, जो भी हमने प्रोसेस किया उसके लिए, of any such land or occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land or occupied by the cultivator or the receiver of rent in kind. किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको? ओनर ने खुद ने या जिसको आपने लैंड पर दिया उसने। ऑफ एनी लैंड, उस जमीन से जुड़ी हुई बिल्डिंग है, which the produce of which any process mentioned in the previous paragraph, जो अपने ऊपर डिस्कस किया, उसके साथ जुड़ी हुई जमीन है जो कि उस प्रोड्यूस के लिए यूज की जा रही है। तो उसकी जो इनकम है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगी। यूज ऑफ बिल्डिंग और लैंड फॉर द पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। तो जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि वो जो लैंड है, वो जो बिल्डिंग है जो आप यूज कर रहे हैं, उसको हमने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज किया है, तो उसका जो बिल्डिंग का इनकम होगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगा। माने सच बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो आपने बनाया। अगर हम उसको किसी और काम के लिए यूज करते हैं अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो फिर वो जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगी। जैसे यूज ऑफ बिल्डिंग और लैंड फॉर पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट income derived from any building or land referred to in subsection clause 3 above arising from the use of such building or land for any purpose। आपने उसको लेट आउट किया रहने के लिए और फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन अदर देन एग्रीकल्चर शैल नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। अगर वो लैंड या बिल्डिंग प्रॉपरली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज होगा तो ही उसका इनकम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगा। अगर हम लैंड को एग्रीकल्चर के अलावा किसी और ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं अदर देन, माने जो मेन वर्ड है क्या है? अदर देन एग्रीकल्चर शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफ योर एग्रीकल्चर इनकम। तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है, दिस इज अ वेरी वाइड डेफिनेशन। इसमें 3-4 बातें हैं। इनकम आपको डिराइव हुआ लैंड से जो हमने यूज किया फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, और अगर आप खुद कल्टीवेट करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। एग्रीकल्चर ऑपरेशन होना जरूरी है, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड, परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस, और इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, और जो फार्म बिल्डिंग है वो उस प्रोड्यूस के लिए यूज की जा रही है या फॉर एन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा। तो उस बिल्डिंग का जो इनकम है वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगा। और अगर हम बिल्डिंग को किसी और काम के लिए यूज करेंगे तो वो जो बिल्डिंग का इनकम है फिर वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई, इन बातों को आप बड़े ध्यान से देख लीजिए एक बार। कुछ इनकम को अब कुछ इनकम डिस्कस करते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती है। फॉलोइंग इनकम्स हैव बीन हेल्ड टू बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। For example, income from sale of forest, trees, wild grass, fruit and flowers grown simultaneously and without human efforts।
अगर ये सारा का सारा प्रोडक्ट ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स, माने जो मेन वर्ड है वो क्या है आपका, विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स। अगर ये ह्यूमन एफर्ट्स के साथ आप यूज करेंगे तो फिर ये एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगा। व्हेन वी यूज इट विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स तो फिर ये एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नंबर 2, इनकम फ्रॉम साल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग द लैंड विथ सी वाटर एंड देन एक्सट्रैक्टिंग साल्ट देयर। सी से फ्लड आया, पानी आया और उससे आपने नमक बनाया, तो वो जो नमक की इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगी और उसको एज ए नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्रोड्यूस मानकर हम उस पर टैक्स लगाएंगे। इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, स्टोन जहां पत्थर पाए जाते हैं, पत्थर की जो खान है, क्वेरीज हैं, वहां से जो इनकम होगा वो नॉन एग्री है। तो इनकम लैंड से, जमीन से इनकम हो रही है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, आप लाइव स्टॉक जैसे भेड़, बकरी, भैंस, इन सबसे इनकम जनरेट होगा, वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये सारे लाइव स्टॉक की डेफिनेशन में आते हैं। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, बटर एंड चीज मेकिंग, डेयरी फार्मिंग का इनकम है। बटर, एक्चुअली बेसिकली जो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है वो यही हो रहा है कि लैंड से जनरेट किया गया है इनकम बाय यूजिंग ह्यूमन एफर्ट्स। अगर विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स आपने इनकम जनरेट किया तो वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम फिशरीज, प्रिजर्वेशन ऑफ पोटैटोज बाय रेफ्रिजरेशन एज इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बाय अ कल्टिवेटर। हमने आलू उगाया और उस आलू को हमने गोडाउन में रखा ताकि वो खराब ना हो, लेकिन जनरली ये प्रोसेस कल्टीवेटर फॉलो नहीं करता। कल्टीवेटर को उसको मार्केट में ले जाएगा, रेडी टू टेक इन अ मार्केट। तो ये जो प्रोसेस हुआ है इसका रेफ्रिजरेशन का, ये एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम ब्रिक मेकिंग, इनकम फ्रॉम सप्लाइंग सरप्लस वाटर टू अदर एग्रीकल्चरिस्ट, पानी सप्लाई किया आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑन रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रेंटल इनकम जो है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम आएगा, लेकिन रेंट का लेट रेंट होने से जो उसका इंटरेस्ट पोर्शन है वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज बाय द असेसी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज बाय द असेसी। असेसी ने परचेज किया और उसको फिर आगे बेचा था, तो ये जो आपने क्रॉप को परचेज करके आगे बेचा है तो वो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। हाँ, कल्टीवेटर ने जो स्टैंडिंग क्रॉप्स बेचा था असेसी को, वो कल्टीवेटर की इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगा। कल्टीवेटर से परचेज करके आपने उसको फर्दर प्रॉफिट पर बेचा है तो वो आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगी। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ लैंड गोडाउन फॉर स्टोरिंग क्रॉप्स, आपने गोडाउन किराए पे दिया क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए या जमीन किराए पर दी तो वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। रॉयल्टी इनकम ऑफ माइंस, माइंस की जो इनकम है वो भी नहीं आएगी। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इनकम्स हैं ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आती। इनकम पेबल टू वेंडर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और पेबल टू अ पर्सन गिविंग अप हिज क्लेम्स टू पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एनुटी पेबल टू वेंडर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और पेबल टू अ पर्सन गिविंग अप हिज क्लेम्स टू पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। वेंडर माने कौन हुआ? जिसका लैंड, जिसने आपको वेंडर जिसने आपको लैंड दिया है उसको आप एनुटी पे कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में नहीं आएगा वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्वेस्ट क्रॉप ऑन परचेज्ड लैंड, हार्वेस्ट क्रॉप जो है परचेज लैंड का वो आपका एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। हार्वेस्ट क्रॉप ऑन परचेज लैंड नॉट कवर अंडर। इनकम फ्रॉम हार्वेस्ट क्रॉप परचेज्ड,
हार्वेस्ट क्रॉप को आपने परचेज किया, जो क्रॉप जमीन से अलग हो चुकी है, और फिर उसको आपने फर्दर सेल किया, तो वो जो इनकम है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आएगी। कंपेंसेशन पेड और फॉर लॉस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द कंसिडरेशन पीस ऑफ रबर प्लांटेशन साइट, तो रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर सम एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए। बेसिकली और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आती। नाउ अब कुछ ऐसे केसेस है जिसमें हमारे पास दो टाइप की इनकम है, पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो इनकम विच इज पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्शियली फ्रॉम बिजनेस, जैसे इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। आप टी ग्रो भी करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, रबर, कॉफी। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स में कुछ इसको एग्रीगेट किया, सेपरेट किया हुआ है कि इतना पोर्शन तो हम आपका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर मानेंगे एंड रिमेनिंग पोर्शन इज कंसिडर्ड एज ऑफ योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द असेसी इन इंडिया, टी ग्रो करते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो 60% ऑफ सच बिजनेस इज कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम and 40% is considered as non-agriculture income. Income from rubber plant grown by the seller. Rubber plant grown किया आपने 65% agriculture and remaining is considered as non-agriculture. Income derived from the sale of coffee grown and cured. Grow किया, उसको cure किया, 75% agriculture, 25% is non-agriculture. Income derived from the sale of coffee grown, cured, roasted and grounded by the seller. तो cured, roasted and grounded भी किया है, तो 60% such income agriculture and 40% of such income is non-agriculture. तो ये कुछ टेबल है जो आप एक बार देख सकते हैं कि भाई डिफरेंट टाइप्स टी, और मेनली इसमें टी, कॉफी एंड रबर को कवर किया गया है, क्योंकि इसमें आपके दोनों ही एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है, एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर। तो 60% ऑफ सच इनकम इज एग्रीकल्चर एंड 40% ऑफ सच इनकम इज कंसिडर्ड एज नॉन, ऐसे 65-35, 75-25, 65 and 40. Now the income from growing and manufacturing of any product other than tea, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर इनके अलावा कोई और इनकम है और उसके अंदर दोनों एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रहा है, एन एसएससी मे हैव कंपोजिट बिजनेस इनकम विच इज पार्शियली एग्रीकल्चर एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, XYZ Limited grow potatoes and further processes its produce to sell them as wafers. आलू उगाता है और उसके फिर वेफर्स बनाकर आप उसको आगे बेचते हैं। इन दिस केस द कंपनी हैज कंपोजिट इनकम। आलू उगाना तो हो गया आपका एग्रीकल्चर इनकम एंड फ्रॉम बिजनेस द कंपोजिट इनकम हैज टू बी डिसइंटीग्रेटेड एंड फॉर कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेज्ड बाय द असेसी, मार्केट वैल्यू ऑफ जो आपने आलू प्रोड्यूस किया उसका जो मार्केट वैल्यू है रेज्ड बाय द असेसी और रिसीव्ड बाय हिम as rent in kind and utilized as raw material in his business is deducted. तो बिजनेस इनकम में से जो पोटैटो का मार्केट वैल्यू है वो लेस हो जाएगा और जो बाकी इनकम मानी जाएगी वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। जैसे आपने वेफर्स ग्रो किया तो वेफर्स वाली इनकम में से पोटैटो का मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे और जो बाकी बचेगा वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो इस टाइप से जो एग्रीकल्चर इनकम जो आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है उसका जो पोर्शन है वो डिडक्ट करके रिमेनिंग जो कंसिडर होगा इट विल बी ऑफ योर एग्रीकल्चर, सॉरी इट विल बी ऑफ योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब हम बात करते हैं कुछ टैक्स कैलकुलेशन की जिसमें हमें दोनों को देखना पड़ता है। नो फर्दर रिडक्शन इज परमिशिबल in respect of any expenditure incurred by the assessee as a cultivator or receiver of rent in kind for computing agriculture। तभी ये वही कॉन्सेप्ट चल रहा है पहले वाला आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल बी टोटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द रो केस द मार्केट वैल्यू ऑफ पोटैटो
grown by the company which have been used for the purpose of making its own wafers, 5 लाख का उसका मार्केट वैल्यू है पोटैटो का, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आया उसका 4 लाख का, फ्रॉम द बिजनेस इनकम ऑफ वेफर्स ₹5 lakh, द मार्केट वैल्यू शैल बी डिडक्टेड एंड नो अदर एक्सपेंस शैल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड। ऑन द अदर हैंड आपका जो पोटैटो था ऑन द अदर हैंड द एग्रीकल्चर इनकम शेल बी ₹1 lakh, जो मार्केट वैल्यू ऑफ पोटैटो है वो कितना है 5 लाख, और जो आपका पोटैटो का कल्टीवेशन का खर्चा है वो 4 लाख का है। दिस एग्रीकल्चर इनकम ऑफ ₹1 lakh शेल बी एग्जेम्प्ट। तो जो भी आपने वेफर्स का इनकम जनरेट किया 5 लाख का, उसमें से जो पोटैटो का इनकम है वो माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में, वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानकर उस पर गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंडिचर, माने सीधी से लॉजिक ये हुआ कि अगर किसी पर्सन की एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम है, तो पहले एग्रीकल्चर इनकम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? जो भी आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज किया उसके मार्केट वैल्यू में से जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो माइनस कीजिए, रिमेनिंग इज ऑफ योर एग्रीकल्चर इनकम, और टोटल इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करके जो रिमेनिंग इनकम है वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आएगी। नो फर्दर एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी डिडक्टेड। नाउ हाउ विल बी टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम? द एसएससी अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम आल्सो। यदि किसी इनकम पर्सन की नॉन एज वेल एज एग्रीकल्चर दोनों टाइप की इनकम है, तो थोड़ा सा टैक्स कैलकुलेशन का सिस्टम चेंज है। There is basic rule क्या है? There is no tax on agricultural income, but if an assessee has non-agricultural income as well as agricultural income, such agricultural income is included in his total income for the purpose of income tax find out करने के लिए थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, माने इन लोगों के लिए जो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर, वो टैक्स ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा व्हेन अगर ये पर्सन एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर दोनों टाइप का इनकम जनरेट करते हैं। कौन कौन? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दिस एडिशन इज डन। तो क्या है वो एक बार सिस्टम देख लेते हैं। और ये सिस्टम दिस एडिशन इज डन, दो बातें पूरी होनी चाहिए। जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। मैं जो भी हम सिस्टम डिस्कस करेंगे, हाउ विल बी कैलकुलेट टैक्स व्हेन अ पर्सन हैज एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो दो बातें पूरी होनी चाहिए। पहला तो उसकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक मैक्सिमम एग्जम्पशन से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नॉर्मल बेसिक एग्जम्पशन है वो 2,50,000 का है, तो उसका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 2,50,000 से ज्यादा हो, और उसका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो। अगर ये है तो जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर इसमें दोनों बातों में से कोई भी एक बात पूरी नहीं होती तो सिंपली एग्रीकल्चर इनकम को अलग कर देंगे, दिस इज नॉट टैक्सेबल, और सिंपल जो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसी पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए, अभी जो हम डिस्कस करेंगे हाउ विल बी कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ नेसेसी व्हेन ही हैज एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। वो रूल तब अप्लाई होगा जब उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक मैक्सिमम एग्जम्पशन से ज्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। अब इसको फिर दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल में, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स क्या है? स्टेप ये है कि भाई पहले उसकी एग्रीकल्चर इनकम में नॉन एग्रीकल्चर इनकम को प्लस कर देंगे, दोनों इनकम्स को प्लस करके उस पर हम टैक्स कंप्लीट इनकम एज्यूम करके उस पर एज पर इनकम टैक्स रेट्स उसका टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2, एग्रीकल्चर इनकम में जो उसका मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट लाइक 2,50,000, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख का,
वो ऐड करके दोबारा उस पर टैक्स निकाल लेंगे। पहले क्या किया, फिर देख लीजिए, एग्रीकल्चर इनकम में नॉन एग्रीकल्चर इनकम को प्लस करके उस पर टैक्स निकाला, फिर एग्रीकल्चर इनकम में मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करके उस पर टैक्स निकाला। तो अब 2 टैक्स आ गए स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड अंडर स्टेप नंबर 2 फ्रॉम द स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में से स्टेप 2 के टैक्स को माइनस कर देंगे और वो जो टैक्स आएगा उसमें फिर आपका जो सरचार्ज या एजुकेशन सेस है उन सभी को ऐड करके हम उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। ये जो सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन है ये तब अप्लाई होगा व्हेन अगर उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी पर्सन का नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख रुपए है और उसका जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 1 लाख रुपीज है, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो उसको जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम इस पॉइंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है आपको कि कब हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। सपोज कुछ केसेस लेते हैं, वी विल टेक सम केसेस, और उन केसेस के बेसिस पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये जो पार्शियल टैक्स कैलकुलेट करने का सिस्टम है ये कब अप्लाई होगा। सपोज किसी पर्सन का नॉन कुछ कॉलम्स से लेते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम और नंबर 2 उसका एग्रीकल्चर इनकम। तो पहला केस देखते हैं। सपोज कर लीजिए उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ₹2 लाख और जो उसका एग्रीकल्चर इनकम है वो है ₹50,000। तो ये 2 कंडीशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो सेटिस्फाई नहीं होती है। एक बार इसको नोट कर लेते हैं दोबारा से ताकि आपको ये पॉइंट चल जाए पता कि जो उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, जो उसका ये दिस पॉइंट को हमें थोड़ा देखना है। अब इस पर्सन का जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 से ज्यादा है। लेकिन मैंने क्या बताया, बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, दिस बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड अगर होता है, बोथ कंडीशंस। तो अब इस केस में जो बोथ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो सिंपली जो इसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ये प्योरली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल होगा। मतलब ये पार्शियल सिस्टम नॉट एप्लीकेबल, पार्शियल टैक्स कैल partial tax calculation not applicable, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। अभी नेक्स्ट केस देखते हैं। इसका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 5 लाख है और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 3000 है। अगेन नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है।
जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 से कम है, तो ये जो पार्शियल सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी दोबारा देखते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसका 5 लाख है और एग्रीकल्चर इनकम इसका 1 लाख है, देन बोथ कंडीशंस आर एप्लीकेबल। नॉन एग्रीकल्चर इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 से ज्यादा है, तो जो पार्शियल सिस्टम है वो अब एप्लीकेबल होगा। पार्शियल सिस्टम क्या था वो हम देख चुके हैं। स्टेप 1 था कि पहले एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को आपस में ऐड करेंगे और उस पर टैक्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम में मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करके फिर टैक्स निकालेंगे। स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें सरचार्ज प्लस करेंगे, देन अगर है तो उसके बाद एजुकेशन सेस एंड सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस प्लस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने काफी बातें डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा इस लेक्चर में कि भाई एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन क्या है एज पर इनकम टैक्स रूल, कौन कौन सी इनकम्स को हम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में कवर करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स, और भी हो सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कुछ पार्शियल एग्रीकल्चर एंड पार्शियल फ्रॉम बिजनेस इनकम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। इनके अलावा यदि कोई और इनकम होता है अदर देन दिस, तो उसका रूल क्या था कि भाई जितना एग्रीकल्चर टोटल इनकम में से जो एग्रीकल्चर इनकम का एक्टिविटी से जनरेट किया इनकम उसको माइनस कर देंगे, तो उतना पोर्शन आपका एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन इज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद हमने ये एग्जांपल एक बार डिस्कस किया कि पोटैटो ग्रो किया, पोटैटो की मार्केट वैल्यू 5 लाख था, ग्रोइंग कॉस्ट 4 लाख का था, तो 1 लाख का इसका क्या था, दिस इज योर बिजनेस इनकम, सॉरी इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ पोटैटो एग्रीकल्चर इनकम। टोटल बिजनेस इनकम 5 लाख का था, उसमें से 1 लाख का जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको अलग कर देंगे, तो बाकी जो इनकम बचेगा इसका मतलब लाइक 4 लाख का, 4 लाख इज कंसिडर्ड एज ऑफ योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मैं यहाँ लिख देता हूँ रुपीज 4 लाख, जो 4 लाख है ना आपका, ये आपका क्या है 4 लाख इस बिजनेस इनकम, बिजनेस और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर इनकम व्हेन अ पर्सन है वो एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और ये दो बातें पूरी होती है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सो उसका जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन रूल है वो थोड़ा सा चेंज होगा और फिर हमें इस पैटर्न से उसका इनकम टैक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है। एक तो आता है कि हाउ डिफाइंड एग्रीकल्चर इनकम, उसका मीनिंग आपको डिफाइन करना होता है, तो जो उसका डेफिनेशन है वो आप डिफाइन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको इसमें देने पड़ेंगे कि भाई कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी, ये हमें इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। और एक कई बार ये लास्ट का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे देते हैं और फिर हमें उस पर्सन का इनकम टैक्स फाइंड आउट करना पड़ता है बाय यूजिंग दीज स्टेप्स, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स में हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि भाई ये जो दो कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय वीडियो।